ओके, चलो शुरू करते हैं। तो आखिरी लेक्चर में हमने देखा कि किसी फंक्शन को तुम उसके डेरिवेटिव्स के फॉर्म में कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, कि तुम्हें किसी पॉइंट पे उसके सारे डेरिवेटिव्स प्रदान कर दिए गए, अब तुम उस फंक्शन को सिर्फ उनका यूज़ करके कैसे बना सकते हो। ठीक है, हमने ये देखा और हमने देखा कि ओ दिस इज़ बेसिकली एक्सपेंडिंग अ फंक्शन अराउंड अ पॉइंट। हमने टेलर सीरीज़ लिखी इससे बेसिकली, है ना? मैं एक बार छोटा सा यहाँ पे एक रिकैप कर देता हूँ पिछली कक्षा का, ताकि हम आज की कक्षा शुरू कर सकें। मतलब उसी के कंटिन्यूएशन में जाएँगे ऑफ कोर्स, कोई ऐसे स्टोरी लाइन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। रिकैप में सबसे पहले हमने देखा टेलर सीरीज़। टेलर सीरीज़ में क्या था कि तुम फंक्शन को डायरेक्टली एक्सपेंड करके लिख रहे थे किसी पॉइंट, कह रहा हूँ मैं इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि तुम्हारे पास एक दायरा है, एक गोला है। इस दायरे के अंदर तुम्हारा फंक्शन एनालिटिक है। फंक्शन एनालिटिक मतलब डिफरेंशिएबल है बढ़िया तरीके से, है ना? बढ़िया तरीके से कॉची-रीमान कंडीशन तुम्हारी फॉलो कर रहा है। तो लेट एफ ज़ेड बी एनालिटिक ओवर सी, ठीक है? अब इस रीजन में तुम्हारा फंक्शन जो है वो है एनालिटिक। तो और मान लो एक पॉइंट है ए। नाउ वी कैन एक्सपैंड आवर फंक्शन अराउंड z इज इक्वल्स टू ए यूजिंग टेलर सीरीज। ये तो अपन ने देख लिया कि बेसिकली ए पॉइंट पे तुम्हें उसके सारे इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एफ ए, एफ डैश ए, एफ डबल डैश ए। तो तुम बेसिकली उस पॉइंट के अराउंड उस फंक्शन को एक्सपैंड करके लिख सकते हो उसके डेरिवेटिव्स के रेफरेंस पे, ठीक है? तो कैसे लिख सकते हैं, ये भी अपन ने टेलर सीरीज में देखा कि बेसिकली एफ जेड इज इक्वल्स टू एफ ए प्लस एफ डैश ए जेड माइनस ए प्लस एफ डबल डैश ए जेड माइनस ए की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। पैटर्न रिकॉग्नाइज करना तुम जानते हो तो तुम्हें पता है आगे क्या आएगा। इसको अच्छे से फॉर्मेट में अपन लिखना चाहें एक सिग्मा नोटेशन में, तो हो जाएगा एन जीरो से इन्फिनिटी nth डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए, z माइनस ए के ऊपर पावर चढ़ी हुई है n और अब नीचे भी है एक n फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरीके से तुम किसी भी फंक्शन को एक्सपैंड कर सकते हो। कोशिश करना कुछ फंक्शंस को एक्सपैंड करने की, जैसे ई की पावर z तो अपन ने पिछली कक्षा में कर लिया। साइन जेड को तो कोशिश करना, कॉस जेड को कोशिश करना, इससे करने की तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हें पता लगेगा कि उसका क्या यूज़ है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई कि फंक्शन वहाँ पे एनालिटिक था। दूसरी बात अपन ने करी थी कि फंक्शन वहाँ पे अगर एनालिटिक ना हो तो हमने बात छेड़ी थी लॉरेंट सीरीज़ की, है ना? कि फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो हमने कहा था हम क्या करें। एनालिटिक का मतलब क्या है, सोचो। एनालिटिक का मतलब है कि फंक्शन वहाँ पे डिफरेंशिएबल है, और नॉट एनालिटिक का मतलब क्या है कि फंक्शन वहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब फंक्शन के अंदर कुछ तो गड़बड़ी हो रही है। फंक्शन के अंदर ऐसी क्या गड़बड़ी हो रही है कि वो वहाँ पे एनालिटिक नहीं हो रहा? फंक्शन इनफाइनाइट जा रहा है, पोल बना रहा है, सिंगुलैरिटी बना रहा है। ठीक है, इन बातों पे, इन चीज़ों पे अपन बात करेंगे, पोल सिंगुलैरिटीज़ क्या होती हैं। लेकिन बेसिकली तुम्हारा फंक्शन कहीं न कहीं डिफाइंड नहीं हो पा रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है। ठीक है? दैट इज़ माय मेन पॉइंट टू कीप इट हियर, कि तुम्हारा फंक्शन, नाउ फंक्शन इज़ नॉट एनालिटिक एट पॉइंट ए। सो वी यूज़ लॉरेंट सीरीज़। जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है वहाँ पे एक्सपैंड करने के लिए अपन लॉरेंट सीरीज़ का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली अपन ने कुछ टर्म्स ऐड कर दी थी। जैसे अपन ने क्या ऐड कर दिया था, अपने पास जो तुम्हारी टेलर सीरीज़ आई वो तो आई ही आई। टेलर सीरीज़ अगर मैं लिखूँ तो टेलर सीरीज़ इज लुक्स समथिंग लाइक दिस, जेड माइनस ए की पावर एन एंड गोज टू जीरो टू इन्फिनिटी। दिस वॉज माई टेलर सीरीज़, है ना? इसको ए एन नाम दे दो यार, इतना तो तुम पढ़े लिखे हो कि मैंने इसको बस नाम दे दिया ए एन। इसके अंदर मैंने कुछ टर्म्स ऐड कर दी, ऐसे समेशन बी एन अपॉन जेड माइनस ए की पावर एन। अब एन यहाँ मैं 1 से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं एन यहाँ 0 से शुरू करूँ तो जेड माइनस ए की पावर 0 दैट इज जस्ट 1, तो ये कांस्टेंट टर्म आती, और कांस्टेंट टर्म तो ऑलरेडी यहाँ आ ही रही है, तो दो दो कांस्टेंट टर्म का हम क्या ही करेंगे। ठीक है, तुम समझ गए ना? यहाँ पे अगर मैं एन को 0 डालूँ तो यहाँ पे सिर्फ ए 0 आएगा, और यहाँ पे एन को 0 डालूँ तो यहाँ पे सिर्फ बी 0 बचेगा। ए 0 बी 0 दोनों कांस्टेंट टर्म है,
तो दोनों को कंबाइन करके एक ही लिख देता हूँ ना कि ए 0 में ही सब कुछ आ गया, एक ही कांस्टेंट हम रखेंगे, यहाँ पे अपन 1 से शुरू कर रहे हैं। इतना आई होप तुम समझ गए होगे। हाँ, तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने बस कुछ टर्म्स ऐड कर दी जहाँ पे z माइनस ए नीचे आ रहा है, ताकि मेरा फंक्शन वहाँ पे इनफाइनाइट चला जाए, है ना? क्योंकि सबसे आसान सोचने का तरीका यही है कि फंक्शन इनफाइनाइट कहाँ जाता है, जहाँ पे तुम्हारे पास नीचे 0 आ जाए, बस सिंपल। 1/0 को हमेशा इन्फिनिटी लिखते आ रहे हैं, इस बात के लिए मेरे को गाली मत देना, बट हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे फंक्शन तुम्हारा अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए हमने ऐसी कुछ टर्म्स ऐड करी। हमने प्रूव करके भी दिखाया कि हाँ एग्जैक्टली इसी चीज़ को हम बोलते हैं लॉरेंट सीरीज। ठीक है, इस चीज़ को हमने बोल दिया लॉरेंट सीरीज, जिसमें अगर तुम देखो तो ये तो टेलर सीरीज वाला ही पार्ट है, ये तो सारा का सारा एनालिटिक पार्ट है। हाँ, तो इसको हम नाम भी ये देते हैं, एनालिटिक पार्ट। ठीक है, और ये जो पार्ट है ये तुम्हें सबसे बताता है, मतलब ये तुम्हें ये बताता है कि तुम्हारा फंक्शन कहाँ डिफाइंड नहीं है ना? तो ये तो इन्फॉर्मेशन इनकोड कर ही रहा है, लेकिन सबसे मेन इन्फॉर्मेशन तो ये इनकोड कर रहा है, ये तुम्हें बता दे रहा है कि कहाँ पे फंक्शन इनफाइनाइट जा रहा है। ठीक है, ए पे जा रहा है, बट किस ऑर्डर पे जा रहा है? क्या सिर्फ 1/1, एक सेकेंड, क्या सिर्फ 1/0 है कि 1/0 की पावर 2 आ रहा है, 1/0 की पावर 3 आ रहा है? क्योंकि ये एक इन्फिनिटी है, ये और बड़ा इन्फिनिटी है, ये उससे भी बड़ा इन्फिनिटी है, समझ रहे हो? मैंने इन्फिनिटी में भी 0 डिवाइड कर दिया, उससे बड़ा और बड़ा इन्फिनिटी हो गया। एक सेकंड, इन्फिनिटी में 0 डिवाइड कर दिया और बड़ा इन्फिनिटी हो गया, सही बात है ना? इफ़ इट डज नॉट मेक सेंस, कोई बात नहीं, इट शुड नॉट। ये बहुत अजीब बात करी मैंने, बट स्टिल समझाने के लिए था कि ये जो एन है ये डिसाइड करता है कि कितना बड़ा इन्फिनिटी जाएगा, ठीक है, कितना ज़्यादा अनडिफाइंड है। हाँ, सम इन्फिनिटीज आर बिगर देन अदर इन्फिनिटीज, इस बात पे हम बाद में बात करेंगे। बट हाँ, दिस इज दैट पार्ट विच गिव्स यू एवरीथिंग अबाउट द सिंगुलैरिटीज, द इन्फिनिटीज, द अनडिफाइंडनेस ऑफ अ फंक्शन। ये वो प्रिंसिपल पार्ट है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल पार्ट। ठीक है, ये लॉरेंट सीरीज का ये एनालिटिक पार्ट है, ये उसका प्रिंसिपल पार्ट है। अच्छा, हमने ऑर्डर की बात करी ही है, तो एक दो बातें और कर लेते हैं। ये थोड़े नोशन वाली बातें हैं, ये कुछ समझाने वाली बात नहीं है। पोल्स एंड सिंगुलैरिटीज सिर्फ सिर्फ नोशंस हैं जो लोगों ने नाम दे रखे हैं कुछ चीज़ों के। इफ in the Lorentz series of a function, अच्छा एक बात मैं और बताना चाहूँगा, लॉरेंट सीरीज ऑफ द फंक्शन मैंने करी मान लो, और हो सकता है उसकी लॉरेंट सीरीज कहीं आके समाप्त कर गई। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि मान लो कोई फंक्शन है जिसकी तुम्हारे पास एनालिटिक पार्ट तो पूरा का पूरा आ रहा है, ए एन जेड माइनस, लेट्स से अब ए के अराउंड कर रहे हैं, अरे यार जेड नॉट लिखने की आदत पड़ गई है ना, तो ये पार्ट तो पूरा आ रहा है, लेकिन ये पार्ट ना इतना सा है कि b1/z-a प्लस b2/z-a², यहाँ पे ख़त्म हो गया और बाकी सारे ज़ीरो हैं, बस यहाँ पे तुम्हारी लॉरेंट सीरीज़ ख़त्म हो गई। b3 b4 से लेकर सारी टर्म्स ज़ीरो हैं, मान लो कंसिडर तुम्हारे पास ऐसी ही लॉरेंट सीरीज़ है जहाँ पे तुम्हारा जो ये प्रिंसिपल पार्ट है ये बस 2 पे समाप्त हो गया। हो सकता है, हाँ बिल्कुल ऐसी जगह आएंगे जहाँ पे ये तुम्हारा लॉरेंट सीरीज़ यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। तो इसको अपन बोलते हैं कि इसमें मैक्सिमम जो z-a की पावर आ रही है, मतलब मिनिमम जो z-a की पावर आ रही है वो क्या आ रही है, -2। तो इसलिए अपन इसको बोलते हैं कि दिस फंक्शन हैज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, अ पोल ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 का मतलब क्या है कि इसमें क्योंकि ऐसी टर्म आ रही है z-a की पावर 2। ठीक है, अगर इसमें कोई ऐसी टर्म आ रही होती z-a कहीं n पे समाप्त हो रहा होता, तो इसको हम बोलते हैं पोल ऑफ ऑर्डर n। ये ऑर्डर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फंक्शन में हमें एनालिटिसिटी चाहिए, तो हम चाहते हैं कि हम ये चीज़ें रिमूव कर दें। ठीक है, तो कुछ ऐसे पोल्स होते हैं जो रिमूवेबल होते हैं, कुछ सिंगुलैरिटीज होती है जो रिमूवेबल होती हैं, कुछ नहीं होती। ठीक है, इफ़ यू हैव जस्ट वन टर्म
लेट्स से 1/z माइनस ए। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं सिंपल पोल। ठीक है, सिंपल एक ही आ रहा है ना? सिंपल पोल आ रहा है तुम्हारे पास, ठीक है? मतलब फंक्शन तुम्हारा कुछ इस तरीके से है कि फंक्शन में तुम्हारे पास an z माइनस ए की पावर n प्लस एक टर्म b1/z माइनस ए, दैट्स इट। दैट इज योर होल लॉरेंट सीरीज। इतनी सी लॉरेंट सीरीज है, मतलब यहाँ पे जो b2 हैं, b3 हैं, ये सब जीरो हैं, कोफिशिएंट जीरो है, ठीक है, सारे के सारे। तो इस चीज़ को बोलते हैं कि इस फंक्शन के पास एक सिंपल पोल है। अच्छा, मैं इसको पोल क्यों बोल रहा हूँ? सोचने वाली बात ये भी है ना? तो तुमने अगर 3D फंक्शंस कभी देखे हो, अच्छा 3D फंक्शंस को भी छोड़ो, तो एक बार इमेजिन करो, मैं यहाँ पे एक छोटा सा बक्सा बना देता हूँ ताकि अपना नोट्स कोहेरेंट रहे थोड़े से, ठीक है? क्या तुमने कभी y बराबर 1/x का ग्राफ देखा है? y बराबर 1/x का ग्राफ पता है कैसा होता है? एक सीधी लाइन, दूसरी सीधी लाइन, ये ऐसा सा, और ये ऐसा सा। दिस इज व्हाट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू 1/x लुक्स लाइक, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सही बात है? तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पे फंक्शन इनफाइनाइट चला गया, या अगर तुमने और भी कोई फंक्शन देखे हो कि इनफाइनाइट पे होता क्या है, फंक्शन एकदम से ऐसे ऊपर चला जाता है, इनफाइनाइट चला जाता है, डाइवर्ज कर जाता है ना? तो अगर तुम इस फंक्शन को ऐसे 3D में सोचो, चलो एक बार ऐसा फंक्शन बनाओ, y बराबर, बेसिकली मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मान लो कोई तुम्हारा फंक्शन है कुछ ऐसा सा, कि जो जीरो पे इनफाइनाइट जा रहा है, बाकी जगह पे कुछ भी है, जीरो पे इनफाइनाइट जा रहा है। अब इस चीज़ को तुम 3 डायमेंशंस में इमेजिन करो, है ना? ये तो तुम्हारे पास एक 2D वो है, इसको एक 3 डायमेंशन में इमेजिन करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि ओ ये तो एक खंबा बन रहा है बीच में, है ना? बीच में एक पोल खड़ा हो गया। हाँ एग्जैक्टली ये वाहियात वो एग्जाम्पल नहीं है, एग्जैक्टली दिस इज द पॉइंट कि इसलिए इसको पोल बोलते हैं। जहाँ पे इन्फाइनाइट जा रहा होता है वहाँ पे बीच में एक पोल खड़ा हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे खंबा आ जाता है बीच के अंदर। जैसे तुम्हारे पास 3 डायमेंशंस में, तो जैसे मैंने बताया था ना कि वहाँ 3 डायमेंशंस में तुम सर्फेसिस बनाते हो, चद्दर बनाते हो, तो चद्दर के बीच में पुल आ जाता है, तुम्हारे खंबा आ जाता है। कैसे? सिंपल सी शीट थी, ये मान लो तुम्हारा कोई फंक्शन है, और बीच में ऐसे इन्फाइनाइट जहाँ पे चला जाएगा वो कुछ ऐसा सा हो जाएगा, इसलिए इसको पोल बोलते हैं। अब इस पोल का ऑर्डर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो भी आगे हमें पता लगेगा कि क्यों। ठीक है, इतना तुम समझ गए होगे कि पोल क्या होता है, पोल नाम क्यों दे रहे हैं अपन इसको। तो ये तो हो गया पोल के a n z-a की पावर n, और ये सिंपल पोल हो गया कि अगर तुम्हारे पास सिर्फ z-a की पावर -1 आ रही है, दैट इज द मैक्स पावर यू आर गेटिंग, इसको बोलते हैं पोल ऑफ ऑर्डर 1 या फिर सिंपल पोल। ठीक है, अब ये तुम रिमूव कैसे कर सकते हो कि मुझे तो फंक्शन एनालिटिक चाहिए ना, तो मैं क्या करूँ? उनको कि अगर मैं फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दूँ z-a से, तुम कहोगे फंक्शन तो बर्बाद हो गया। मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल हो गया, लेकिन तुमको एक पॉइंट तो मिल गया ना एटलीस्ट, जहाँ पे फंक्शन वो मतलब एनालिटिक नहीं है, तो मैंने इससे बस मल्टीप्लाई कर दिया ताकि तुम्हें एटलीस्ट इस चीज़ की वैल्यू मिल जाए। ठीक है, नहीं समझ आया तो 1 मिनट के लिए थांबा। तो तुम्हारा फंक्शन कुछ इस तरीके का बन गया, +b1। बस एक बार थोड़ी देर के लिए मेरे साथ बने रहो कि अब तुम्हारे पास जो ये फंक्शन बन गया है, ये है एनालिटिक फंक्शन। समझे? एकदम समझ आया? अब ये फंक्शन जो बन गया है, ये एक एनालिटिक फंक्शन बन गया है। तो बेसिकली मैंने अपने नॉन एनालिटिक से एक एनालिटिक फंक्शन बना दिया बाय रिमूविंग द सिंगुलैरिटी आई वाज गेटिंग, और मैं ये कर पाया, मैं सिंगुलैरिटी को रिमूव कर पाया, इसलिए इसको बोलते हैं रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। ठीक है, इफ आई कैन परफॉर्म सच अ थिंग वेयर आई कैन गेट an analytic function out of a non-analytic function by removing the singularity, then it is a removable singularity. इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, then it is a removable singularity, इसमें सही में कोई बड़ी बात नहीं थी।
अगर मैं यहाँ पे तुम्हें ये भी कह देता कि चलो कंसिडर एफ जेड इज इक्वल्स टू, फिर से वही वाला पार्ट, जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन, और तुम्हारे पास ये वाला कुछ बी वन बाई जेड माइनस, अरे यार फिर से जेड नॉट लिख दिया, तो बी वन बाई जेड माइनस ए प्लस बी टू बाई जेड माइनस ए स्क्वायर, और ये कुछ बी एम तक जा रहा है लेट्स से, तो इसको बोलेंगे पोल ऑफ ऑर्डर एम। इतना तो तुम समझ गए कि दिस फंक्शन एज अ पोल ऑफ ऑर्डर एम। और मैं क्या बोलूँगा, अभी भी ये रिमूवेबल है कि अगर मैंने फंक्शन में तुम्हारे मल्टीप्लाई कर दिया z माइनस ए की पावर m, हो गया भाई रिमूव। तो तुम्हारे पास यहाँ क्या बन गया, z माइनस ए की पावर n प्लस एम प्लस ये सारे कोफिशेंट्स बी वन प्लस बी टू प्लस से लेकर बी एम तक। ठीक है, तो ये भी एक रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। लेकिन 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 अगर तुम्हारे पास b इनफाइनाइट तक जा रहा है ना, नाउ कंसिडर, ये लास्ट एग्जांपल है, तो नाउ कंसिडर एफ जेड जिसके अंदर पूरा का पूरा ही आ रहा है ए एन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस समेशन बी एन जेड माइनस ए की पावर एन, वन से इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी। तो अब ये एक एसेंशियल सिंगुलैरिटी है, क्योंकि अब इसको तुम रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि तुम जेड माइनस ए की पावर इन्फाइनाइट तो यहाँ एफ जेड में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो इसको एक एसेंशियल सिंगुलैरिटी बोलते हैं। ठीक है, एसेंशियल सिंगुलैरिटी इफ none of the coefficients b1 bn आर जीरो। मतलब आई थिंक ये स्टेटमेंट थोड़ी सी गलत हो जाएगी कि कोई भी जीरो नहीं हो सकता, बट मेरे कहने का भाव समझो कि इनफाइनाइट तक तुम्हारा जो बी है वो जा रहा है, इट्स नॉट कटिंग ऑफ बिटवीन में। मतलब जो बी वाला है वो एक जगह पे आके रुक नहीं रहा है, हो सकता है ना, मतलब ये स्टेटमेंट मैं हटा ही देता हूँ टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये थोड़ी सी गलत स्टेटमेंट है। एसेंशियल सिंगुलैरिटी आई थिंक तुम समझ गए कि बेसिकली एंड तक जा रहा है वो। ठीक है, और जो तुम्हारा लास्ट वाले बी हैं वो ज़ीरो नहीं है, तो मैं इस सिंगुलैरिटी को रिमूव नहीं कर सकता। ठीक है, ये बात हो गई पोल्स ऑफ सिंगुलैरिटी की। अब मेन बात पे आते हैं जो अपन कर रहे थे। ठीक है, वापस आते हैं अपन लॉरेंट सीरीज पे। एफ जेड इक्वल्स टू, बैक टू आर प्यारी सी लॉरेंट सीरीज, ए एन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस समेशन वी एन जेड माइनस ए की पावर एन, ये तुम्हारी लॉरेंट सीरीज जीरो से इन्फिनिटी। अच्छा, मैं इनको क्लब करके भी लिख सकता हूँ एक साथ, दोनों को लिख ही सकता हूँ ना यार। मतलब अगर मैं जेड, मेरे ये तो मेरे लिए कोफिशेंट्स ही हैं, तो इनको कुछ भी लिख दो। तो एफ जेड को मैंने लिख दिया समेशन ए एन जेड माइनस ए की पावर एन, और एन मैंने अब डाल दिया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, अब तुम समझ गए ना कैसे खुलेगा ये। अब एफ जेड क्या हो गया, ए ज़ीरो प्लस ए वन जेड माइनस ए टू जेड माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन, ये टर्म्स इन्फिनिटी तक जा रही है। फिर आ रही है तुम्हारे पास जेड माइनस ए नीचे वाली टर्म्स जो कि हैं ए माइनस वन जेड माइनस ए प्लस ए सब्सक्रिप्ट माइनस टू जेड माइनस ए होल स्क्वायर। आई थिंक ये तुम समझ गए होगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब्सक्रिप्ट है, ये ए माइनस टू, मतलब दिस इज नॉट ए माइनस टू, दिस इज ए माइनस टू। ठीक है, ओके। अब लॉरेंट सीरीज में एक्सपैंड कर दिया। हम अभी तक करते क्या आ रहे थे, हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्या क्या पढ़ा, हमने उसका डिफरेंशिएशन पढ़ा, हमने उसका इंटीग्रेशन पढ़ा। सबसे ज़्यादा दिक्कतें कहाँ आई हैं, इंटीग्रेशन में, है ना। इंटीग्रेशन में थोड़ी बहुत तो दिक्कतें आई हैं। अब करके देखते हैं ऐसे किसी फंक्शन को इंटीग्रेट। ठीक है, मतलब अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, हल्का सा डिस्कनेक्टेड लग रहा होगा, पर थोड़ा सा बनेगा, अभी तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। इंटीग्रेट दिस एफ जेड ओवर सी। ठीक है, अब मैंने इसको कर दिया इंटीग्रेट एफ जेड डी जेड इंटीग्रेटेड ओवर माई कॉन्टूर। ठीक है, कॉन्टूर वही है जो ऊपर बना रखा था मैंने। तो बेसिकली आई एम इंटीग्रेटिंग दिस होल सम। इसको मैं इस लॉरेंट सीरीज़ के एक्सपैंड में, जो मैंने लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन किया है उसके टर्म्स में मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देखना चाह रहा हूँ शायद मुझे कुछ आसान मिल जाए सीरीज एक्सपेंशन करके इंटीग्रेट करने में,
है ना, क्योंकि टर्म्स तो तुम्हारे पास सिंपली ऐसे z माइनस जेड की फॉर्म में है ना, ये तो कांस्टेंट ही हैं ये सारे। तो देखते हैं शायद मुझे कुछ अच्छा मिल जाए। तो तुम्हारे पास ऐसी सी सीरीज़ है n माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डी जेड, और चूंकि ये फंक्शन, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि ये सीरीज इज कन्वर्जिंग, ठीक है, द सीरीज इज कन्वर्जिंग, मतलब एक फाइनाइट पॉइंट तक पहुंच रही है। इनफाइनाइट सीरीज है बट इट्स द सम इज फाइनाइट, इसका जो सम फाइनली निकल गया फाइनाइट आएगा, ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ। तो इसको मैं ये ऐसे एक्सचेंज कर सकता हूँ इंटीग्रल के साथ। ई एन भी कॉन्स्टेंट, ये तो बाहर ही आ जाएगा। तो मेरे पास बचा सिर्फ जेड माइनस ए की पावर एन और डी जेड। अब तुम्हारे पास ये सिंपल सा इंटीग्रल है, ठीक है। अब तुम इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे? बिल्कुल सही, इसको इंटीग्रेट करेंगे अपन सर्कल का यूज़ करके। सर्कल का यूज़ करके कैसे? थोड़े टाइम पहले, आई थिंक दूसरी या तीसरी कक्षा में, हमने पढ़ी थी सर्कल की इक्वेशन, कि अपन लिख सकते हैं मॉड जेड माइनस ए इज इक्वल्स टू आर। दिस इज़ बेसिकली एक सर्कल की इक्वेशन, जिसको हमने खोल के लिख दिया था कि अगर मैं इसको खोल दूँ तो दिस इज़ बेसिकली जस्ट जेड माइनस ए आर ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा, ठीक है। ये तुम कैसे समझो, अगर मैं तुम्हें समझाऊँ तो, अगर तुम इसको एक वेक्टर की तरह ले रहे हो ना, तो ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड है ये, और ये तुम्हारी डायरेक्शन हो गई, ठीक है। अब ये मॉड के अंदर है तो ये मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रहा है। अगर मैंने मॉड हटा दिया तो ये कल्ला कल्ला वेक्टर है, तो इसमें मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गया। इट्स जस्ट लाइक अ वेक्टर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स वेक्टर्स होते हैं, तो सबसे पहले कक्षा में ही मैंने बता दिया था। तो दिस इज़ लाइक द डायरेक्शन एंड दिस इज लाइक द मैग्नीट्यूड ऑफ इट, ठीक है। अगर तुम्हें अभी तक नहीं समझ आया था तो मैंने अब, आई थिंक अब समझ गए होगे। तो लेट जेड माइनस ए इज इक्वल्स टू आर ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा। बेसिकली मैंने इसको एक पोलर फॉर्म में लिख दिया। तो अब जेड माइनस ए को तो मैंने आर ई की पावर आयोटा थीटा लिख दिया, तो यानी कि जेड को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस आर ई आयोटा थीटा। डी जेड क्या हो जाएगा, इसका तो डिफ्रेंशिएशन जीरो ही होगा। आर भी कांस्टेंट ही है क्योंकि एक सर्कल की बात कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे थीटा में डिफ्रेंशिएशन होगा। थीटा में डिफरेंशिएशन होके क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, जल्दी बताओ। हाँ जी, थीटा में डिफरेंशिएशन होने के बाद मेरे पास आ जाएगा आयोटा आर ई की पावर आयोटा थीटा डी थीटा, ठीक है। तो मैं सम को लिख सकता हूँ सम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटीग्रल, क्या बन गया, आर ई की पावर आयोटा थीटा की पावर एन, और यहाँ क्या है, आई आर ई की पावर आयोटा थीटा डी थीटा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये बन गया सम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मतलब बेसिक इंटीग्रेशन है, आगे के स्टेप्स तुम खुद भी कर सकते हो। तो बन गया आर एन ई की पावर आयोटा, अच्छा आर की पावर एन प्लस वन ई की पावर, मतलब ये वाला आर एन भी है ना, आर भी है ना, तो एन प्लस वन थीटा डी थीटा। आर में इंटीग्रल हो नहीं रहा, इस आर को मैं ले सकता हूँ बाहर, और आई थिंक एक आयोटा भी था। तो ये बन गया समेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आई आर एन प्लस वन, और सिंपली इंटीग्रल ऑफ ई की पावर आयोटा एन प्लस वन थीटा डी थीटा। थीटा तुम्हारा 0 से 2 पाया जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और ई का इंटीग्रेशन करना हम सबको आता है। तो ये सिंपली बन गया दिस इज इक्वल्स टू समेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आई आर की पावर एन प्लस वन इंटीग्रल, अच्छा इंटीग्रल क्या, अब तो इंटीग्रेट कर ही दो, एन प्लस वन थीटा अपॉन एन प्लस वन, और इसकी लिमिट जा रही है 0 से 2 पाई थीटा की। अच्छा एक बात याद रखना, यहाँ पे आ रहा है नीचे एन प्लस वन, तो मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ कि एन माइनस वन नहीं होना चाहिए, तभी मैं इसको ऐसे इंटीग्रेट कर पाऊँगा। एन माइनस वन हो गया तो ये टर्म इन्फिनिटी चली जाएगी ना, तो एन माइनस वाली टर्म को अपन अलग से करके देखेंगे कि क्या आता है, ठीक है। अभी पहले एन माइनस वन के अलावा बाकी सारे इंटीग्रेट करके देख लेते हैं। तो क्या बन गया, आई आर की पावर एन प्लस वन, और यहाँ पे डाल दो वैल्यूज़, ये आ गया 2 पाई, एंड तुम्हारे पास और आया ई की पावर 0 दैट इज 1 अपॉन एन प्लस वन। अब ई की पावर
2πi(n+1) क्या हो जाएगा? ए की पावर ये जो ये आयोटा वाले ए की पावर होता है, इसको खोलने के लिए तुम हमेशा यूज़ कर सकते हो वो कॉस और साइन वाला फॉर्मूला। तो बन गया कॉस n+1 2πi प्लस आयोटा, रुको इसको अच्छे से लिख देता हूँ, आयोटा n+1 इंटू 2π प्लस आयोटा साइन आयोटा n+1 इंटू 2π। तुम सोच रहे हो मैं इतना खेल क्यों रहा हूँ? मेरे कहने का तात्पर्य है कि दोनों में देखो, कॉस के अंदर भी 2π आ रहा है इंटू सम इंटीजर, साइन के अंदर भी 2π आ रहा है इंटू सम इंटीजर। तो कॉस 2π क्या होता है? 1। हमेशा कॉस 2π और कॉस 2π के साथ कोई भी इंटीजर मल्टीप्लाइड हो हमेशा 1 आएगा, है ना? आई थिंक तुम्हें इतना ग्राफ पता होगा। और साइन हमेशा 2π के इंटीग्रल में क्या होता है? 0। तो ई की पावर 2πi(n+1) क्या आता है तुम्हारे पास? इट्स जस्ट 1। ठीक है, ई की पावर 2π का मतलब तुम समझ रहे हो ना कि बेसिकली तुम यहाँ खड़े हो, और 2π का मतलब 2π इंटू सम इंटीजर का मतलब है तुम इसको आयोटा इंटू n+1 बार ऐसे ऐसे घुमाए जा रहे हो, घुमाए जा रहे हो, घुमाए जा रहे हो, और तुम बार बार यहीं आ रहे हो। 2π रोटेशंस करके तुम बार बार यहीं आ रहे हो। ठीक है, इसलिए तुम्हारे पास आंसर हमेशा 1 ही आएगा ई की पावर 2π आयोटा का। तो ई की पावर 2πi(n+1) इज 1, तो इसकी वैल्यू है 1, यानी कि पूरा कट गया है, पूरा इंटीग्रल 0। ना 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 ना, एक केस तो हमने छोड़ दिया ना, n इज इक्वल टू -1 का, लेकिन बाकी इंटीग्रेशन पूरा का पूरा 0 आ गया। एक टर्म को छोड़ के बाकी पूरा का पूरा टर्म 0, है ना? समझ आया? इसमें नॉन एनालिटिक पॉइंट्स भी थे यहाँ पे। ऐसा कुछ देखो, अपन ने कॉची इंटीग्रल थ्योरम में पढ़ा था कि ये जो इंटीग्रल होता है 0 होता है कब? जब फंक्शन तुम्हारा वहाँ पे पूरे के पूरे फंक्शन वहाँ पे एनालिटिक हो। यहाँ नॉन एनालिटिक है और ये 0 आ गया। हाँ, एक चीज़ छोड़ रखी है, बट तुम समझ रहे हो ना, इस केस को छोड़ के हर जगह पे तुम्हारा इंटीग्रल 0 है। मतलब तुम्हें वैल्यू देने वाला बस एक यही है जो तुमने कॉची इंटीग्रल फार्मूला में भी निकाला था। दिस वॉज द ओनली थिंग दैट गेव यू अ वैल्यू। देखते हैं मतलब अब इतना कर ही रहे हैं तो n=-1 वाला केस भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे n=-1 डाल दूँ, सिर्फ n=-1, फिर तो सम हट गया ना। नाउ सॉल्व फॉर n = -1। अब देखते हैं क्या होता है। तो अब मेरे पास सिंपली एक इंटीग्रेशन ही बचा। अच्छा, अब तुम सोच रहे होगे सम कहाँ चला गया? सम मैंने अभी बोला कि ये तो सम है ना, n=-∞ से इन्फिनिटी, और मैं तो बस एक ही वैल्यू ले रहा हूँ n=-1, बाकी सारी तो हट ही गई यहाँ से, बाकी सारे ही 0 हो गए। तो तुम्हारे पास क्या बचा? सिर्फ तुम्हारे पास बचा i(r⁴0), ये तो हट ही गया। यहाँ पे i बचा, i(r⁻1 + 1) e की पावर आयोटा -1 + 1 थीटा डी थीटा, यानी कि ये पूरा का पूरा 0, ये पूरा का पूरा 0। हाँ, अरे एक टर्म तो बची थी ना, a-1। हाँ, ये कोफिशिएंट तो रहेगा ही, जो ये मैंने कोफिशिएंट नहीं डालेगा यहाँ पे। ओह नेवर माइंड, यहाँ पे कोफिशिएंट्स भी आएंगे क्योंकि ये यहाँ थे, मैंने गायब कर दिए क्या? शिट। a की पावर an, ये सारे यहाँ आएंगे an। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक a-1 बचा रह जाएगा। तो ये 0 0, तो तुम्हारे पास आया a-1, 0 0 क्या? 1 और 1। ठीक है, तो तुम्हारे पास सिंपली बचेगा आयोटा डी थीटा 0 से 2π, विच इज जस्ट 2πi एंड द कोफिशिएंट ऑफ z-a⁻1। ये है तुम्हारा पूरा का पूरा इंटीग्रल। सिंपल, समझ आया? ये बहुत क्रेजी स्टेटमेंट है कि बाकी सारे टर्म्स 0 और तुम्हारे पास बचा सिर्फ ये सिंगल कोफिशिएंट। बस मतलब तुम्हें किसी भी फंक्शन का कॉन्टूर इंटीग्रल करना है, वहाँ पे कोई नॉन एनालिटिक पॉइंट है भी, तो बस फंक्शन को उसके अराउंड एक्सपैंड करो, a-1 ढूंढो, तुम्हारा आंसर आ गया। सिंपल, वेरी सिंपल, एक्चुअली बहुत सिंपल है। जब तुम करोगे तुम्हें पता लगेगा कि ये बहुत आसान है। अच्छा, एक चीज़ तुम्हें पता लगी,
सारे ज़ीरो हो गए, बचा कुचा ये है, बचा कुचा ये है। बचे कुचे को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रेसिड्यू। तो a-1 को हम बोलते हैं रेसिड्यू, ठीक है? इसको हम बोलते हैं रेसिड्यू। यानी कि अब इसको फॉर्मली डिफाइन करें तो एक्सपैंडिंग नहीं, रेसिड्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ 1 by z minus a in the Laurent series expansion of a function around z equals to a, ठीक है? सिर्फ 1 by z minus a का जो कोफिशिएंट है उसको हम बोलते हैं रेसिड्यू, क्योंकि इंटीग्रेट करने पे बचता है सिर्फ ये बचा कुचा, ठीक है? रेसिड्यू। एंड इतना तुम्हें समझ आ गया होगा, ठीक है? और इस चीज़ को ही अपन बोलते हैं रेसिड्यू थ्योरम। हाँ, सिंपल, इसी को रेसिड्यू थ्योरम बोलते हैं। बेसिकली कॉशी ने कुछ ज़्यादा नहीं किया था, उसने बस लॉरेंट सीरीज़ में उसको इंटीग्रेट कर दिया, तो तुम्हारे पास जो बच के आया वो रेसिड्यू थ्योरम थी, ठीक है? और ये एक्चुअली में बहुत ख़ास चीज़ है। अगर तुम्हें नहीं भी पता लग रही, सच में बहुत ख़ास चीज़ है, क्योंकि अब तुम्हारे सारे इंटीग्रल सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है? अब तुम रियल इंटीग्रल्स पे आने ही वाले हो, ठीक है? तो एक बार मैं कॉशी रेसिड्यू थ्योरम भी ऐसे फॉर्मली बता देता हूँ, क्योंकि बड़ी आसान सी है, उसमें बस एक चीज़ और ऐड अप हो रही है। कॉशी रेसिड्यू थ्योरम कहती है कि अगर तुम्हारे पास एक रीजन है जहाँ पे ऐसे मल्टीपल पॉइंट्स है, मान लो जैसे a1 है, a2 है, a3 है, ऐसे कर करके an पॉइंट्स हैं जहाँ पे तुम्हारे पास जो फंक्शन है वो सिंगुलर है, एनालिटिक नहीं है, ठीक है? लेट a1, a2, a3, an be points inside the region C where fz is not analytic. Then then integral fz dz is 2 pi I into summation of residues of fz at z is equals to ai। मैं समझा रहा हूँ मैंने क्या लिखा है, अभी तुम्हें समझ आ जाएगा। ये जो नोटेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ, रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल्स टू ए आई, इसका मतलब है रेसिड्यू ऑफ फंक्शन एट जेड बराबर ए आई, ठीक है? ए आई, आई जो है वो 1 से लेकर एन तक जा रहा है। अच्छा, सम क्यों हो रहा है? मैंने एकदम से क्यों लिख दिया? सम इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले हमारे पास क्या आया था, सिर्फ ए पे रेसिड्यू आ रहा है a-1, ठीक है? कन्फ्यूज़ मत हो जाना कि ए पॉइंट था उसका a-1 है तो बी पॉइंट होगा b-1, नहीं, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ नोटेशन है कि a-1 में उसके रेसिड्यू को डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे सम क्यों हो गया? सम इसलिए हो गया क्योंकि वो जो ट्रिक हमने वहाँ यूज़ करी थी ना कि यहाँ तक आओ, फिर परिक्रमा करो, वापस चले जाओ, ये तुम हर पॉइंट पे कर सकते हो। यहाँ पे आओ, परिक्रमा करो, वापस आ जाओ, फिर ऐसे ही हर पॉइंट पे आओ, परिक्रमा करो, वापस आ जाओ, यहाँ पे आओ, परिक्रमा करो और फिर से वापस आ जाओ, ठीक है? ये वाली ट्रिक तुम यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, और तुम हर जगह इस्तेमाल करोगे तुम्हें पता लग जाएगा सिंपली। ओके, इसके लिए सर्कल के लिए 2 पाई आई इंटू इसका रेसिड्यू, इसके लिए 2 पाई इंटू इसका रेसिड्यू, इसके लिए 2 पाई इंटू इसका रेसिड्यू, इसके लिए 2 पाई इंटू इसका रेसिड्यू। तो जब तुम इसको टोटल सम करोगे तो 2 पाई आई इंटू इसका रेसिड्यू प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस जितने भी पॉइंट्स हैं, इसलिए हो जाएगा ये सम, ठीक है? जो नोट्स मैं तुम्हें प्रदान करूँगा टेलीग्राम पे, उसमें इसका प्रूफ तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि एज सच कुछ बड़ा नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे स्टेट नहीं कर रहा, और सोचने वाला भी नहीं कुछ खास, और सोच तो मैंने बता ही दी उसके पीछे की, ठीक है? तो दिस इज योर कॉशी रेसिड्यू थ्योरम, ठीक है? अब आता है इस लेक्चर का आखिरी पार्ट। अब मोस्टली कॉम्प्लेक्स एनालिसिस खत्म हो गया है, ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, लेकिन लास्ट पार्ट इसका थोड़ा सा छोटा सा बचा है कि
रेसिड्यू निकालने के लिए क्या मैं बार-बार लॉरेंट एक्सपेंशन करूँगा? हैं? करना पड़ेगा क्या? नहीं यार, मेरे को नहीं करना। कोई और आसान तरीका? बिल्कुल है। रेसिड्यू निकालने के लिए तुम्हारे पास आसान तरीका भी है, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। इसको बोलते हैं शॉर्टकट मेथड ऑफ फाइंडिंग रेसिड्यू ऑफ अ फंक्शन एट सम गिवन पॉइंट। मतलब ये शॉर्टकट मेथड लॉरेंट सीरीज से ही रहा है, लेकिन उस ये निकालने के लिए तुम्हें लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब वो तरीका क्या है, चलिए जानते हैं। तो मान लो तुम्हारे पास दे रखा है कि कंसिडर तुम्हारे पास सिंपल पोल दे रखा है। सिंपल पोल मतलब सिर्फ z माइनस ए की पावर -1 तक। तो ये पहला तो पूरा आ रहा है, मतलब एनालिटिक पार्ट पूरा का पूरा, प्लस यहाँ पे तुम्हारे पास बस a-1 अपॉन z माइनस ए, बस इतना सा टर्म आ रहा है। तो अब जो मैंने वहाँ करा था ना, एफ जेड इंटू जेड माइनस ए सिंगुलैरिटी रिमूव, ये यहाँ काम आएगा। ए एन जेड माइनस ए एन प्लस a-1। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये एक्सट्रैक्ट करना है यहाँ से। तो क्या करूँ, z को a पुट कर दो। लेकिन मैंने z को a पुट करा तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। अरे तो एक बारी में मत पुट करो ना, धीरे धीरे एक ही तरफ ले जाओ, समझे? धीरे धीरे और तुम किसी पॉइंट की तरफ लेके जाते हो तो उसको क्या बोलते हैं, लिमिट, है ना? लिमिट सेट गोज टू ए, क्योंकि लिमिट ही वो चीज़ है जो किसी को धीरे धीरे ले जाती है बिना हड़बड़ी करे। ठीक है, तो ये तुम्हें दे देगा सीधा सीधा a-1। दिस इज हाउ यू विल फाइंड अ रेसिड्यू एज अ सिंपल पोल। ठीक है, ये केस था। ठीक है, आगे देखते हैं। नाउ कंसिडर दिस वाज द फर्स्ट केस, बेसिकली दिस विल बी द रेसिड्यू अगर तुम्हारे पास सिंपल पोल है। दिस इज हाउ टू फाइंड ए रेसिड्यू इफ यू हैव अ सिंपल पोल। ठीक है, सिंपल पोल। नाउ कंसिडर कि तुम्हारे पास फंक्शन में कुछ लेट्स से m ऑर्डर तक का जा रहा है। ठीक है, पोल ऑफ ऑर्डर m है मान लो। तो फंक्शन तुमने एक्सपेंड किया a n z माइनस ए की पावर n प्लस a-1 z माइनस a-2 z माइनस ए स्क्वायर डॉट 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 n इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी। अब इसके लिए सोचो क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा ना। सबसे पहले तो सब कुछ रिमूव करो, मतलब सिंगुलैरिटी रिमूव करो। सबसे पहला स्टेप यही होता है, सिंगुलैरिटी मैंने कर दी, इसकी रिमूव। लेट्स से ऑर्डर m तक जा रहा है ना, तो a-m z माइनस ए की पावर m, तो ये m यहाँ पे चिपका दिया, समेशन a n z माइनस ए की पावर n प्लस m, n 0 से इन्फिनिटी। और तुम्हारे पास आया यहाँ पे a-1 इंटू z माइनस ए की पावर m-1 प्लस a-2 z माइनस ए की पावर m-2 प्लस सो ऑन टिल यू गेट a-m। ठीक है, आई थिंक मैंने ऊपर कहीं ऐसी कुछ ना कुछ गलती करी थी जहाँ पे मैंने ये चीज़ छोड़ दी थी, तो मैं वो वहाँ लिख देता हूँ। हाँ, मैंने यहाँ ये गलती करी थी। तो दिस वाज बेसिकली b1 z माइनस ए की पावर m-1 प्लस b2 z माइनस ए की पावर m-2 प्लस सो ऑन टिल यू गेट bm। ठीक है, ये छोटी सी गलती कर दी थी मैंने, सॉरी फॉर दैट। तो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे a-1 अपने को निकालना है। a-1 कैसे निकालें अब यहाँ पे, अब ये z माइनस ए की पावर m-1 मुझे हटाना पड़ेगा। z माइनस ए की पावर m-1 आखिरकार मैं कैसे हटाऊँ, सोचने वाली बात है ना।
कैसे हटाएं? एक काम करो, इसको कर दो डिफरेंशिएट, क्योंकि डिफरेंशिएट करने से क्या होता है, ये पावर कम होती जाती है। सही बात है। और मुझे इस पावर को ख़त्म ही कर देना है, तो मुझे उसको कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? m-1 बार। मतलब मैं एक बार धीरे धीरे करके दिखा देता हूँ। डिफरेंशिएट वंस, पहले एक एक बार एक करके देखते हैं। तो तुम्हारे पास क्या आएगा, डी बाई डी जेड ऑफ दिस थिंग एफ जेड जेड माइनस ए की पावर एम समेशन ए एन, यहाँ पे क्या बाहर आएगा, एन प्लस एम जेड माइनस ए की पावर एन प्लस एम माइनस वन, जीरो से इन्फिनिटी, प्लस यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास एम माइनस वन और एम माइनस वन बाहर आ गया, ए माइनस वन जेड माइनस ए की पावर एम माइनस टू प्लस बाकी सारे टर्म्स। एक बार करा तो एम माइनस वन मेरे पास बाहर आ गया। डिफरेंशिएट अगेन, एक और बार करा, एक और बार डिफरेंशिएट करने से अब मुझे क्या मिला, अब मुझे मिला ए एन एन प्लस एम प्लस एम माइनस वन जेड माइनस ए एन प्लस एम माइनस टू एन जीरो से इन्फिनिटी, ये तो पहली टर्म में मेरे किसी काम की है भी नहीं वैसे, प्लस एम माइनस वन एम माइनस टू ए माइनस वन जेड माइनस ए की पावर एम माइनस थ्री। अब तुम्हें समझ आ रहा होगा कि मैं इसको एन टाइम्स डिफरेंशिएट करने को क्यों कह रहा था, एम माइनस वन टाइम्स। तो ऐसे ही इसको एम माइनस वन टाइम्स डिफरेंशिएट कर दो, उससे क्या होगा अभी बताते हैं। ये पहले वाली टर्म वैसे तो मेरे काम की है नहीं, बट ठीक है लिख देते हैं। एम माइनस वन टाइम्स मैंने इसको डिफरेंशिएट करा, तो मेरे हिसाब से यहाँ तो कुछ फैक्टोरियल टाइप टर्म आ जाएगी, एन ये तो हट ही जाएगा, एन प्लस यहाँ पे सिर्फ एन रह जाएगा। हाँ पर ये टर्म मेरे कुछ काम की है अभी नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रह जाएगा तुम्हारे पास एम माइनस वन फैक्टोरियल इंटू ए माइनस वन और बाकी की टर्म्स। ठीक है, इतना तुम्हें समझ आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, ए माइनस वन चाहिए। अब ए को ज़ीरो पुट कर दो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ताकि मुझे ये एक्सट्रैक्ट होके मिल जाए। लेकिन ए को ज़ीरो कैसे पुट करना है, लिमिट पुट करनी है। तो लिमिट z goes to a of dm minus 1 dzm minus 1 f z z minus a की पावर m इक्वल्स m माइनस वन फैक्टोरियल इंटू ए माइनस वन। यानी कि तुम्हारे पास एक जनरल तरीका मिल गया रेसिड्यू फाइंड करने का, दैट इज बस ये कर दो, लिमिट z गोज टू a ऑफ डी एम माइनस वन डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड इंटू जेड माइनस ए की पावर m. This is your general formula. General formula to find residue of fz at z is equals to a with pole of order m. ठीक है, पोल का ऑर्डर तुम्हें पता लग जाएगा, पोल का ऑर्डर पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब अगर तुम्हें इतना समझ आ ही गया है तो वैसे तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की थ्योरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। अब सिर्फ वो मिसलेनियस टॉपिक्स बचे हैं, जैसे हार्मोनिक कॉन्जुगेट वगैरह निकालना, nth रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना, हाइपरबोलिक फंक्शंस निकालना। ठीक है, पर वो बड़े आसान से टॉपिक्स हैं, उसके लिए मैं एक अलग लेक्चर बना सकता हूँ, अगर तुम्हें सच में ज़रूरत है तो होगी तो कमेंट्स में लिख देना। बाकी अभी इस पे ऊपर एक सवाल करते हैं। अब जितनी तुमने कॉम्प्लेक्स थ्योरी पढ़ी है ना, चल मैं एक छोटा सा एक समराइजेशन दे देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले अपन ने ये देखा, ये समरी है। ठीक है, समरी क्या है, समरी ये है कि सबसे पहले अपन ने देखा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ए प्लस आयोटा बी आयोटा एस अंडर रूट माइनस वन। ठीक है, कॉन्जुगेट देखा, मॉड्यूलस देखा, आर्गुमेंट देखा, फिर अपन ने डिफरेंशिएबिलिटी देखी कॉम्प्लेक्स फंक्शन की। अच्छा, फिर अपन एक सेकेंड, फिर हमने कॉम्प्लेक्स फंक्शन देखा। कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज अ मल्टी वेरिएबल फंक्शन विच इज यू एक्स वाई प्लस वी एक्स वाई। फिर अपन ने डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशन देखी, डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशन
डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशन में क्या था तुम्हारे पास? कौशी-रीमान कंडीशंस, कौशिक-रहमान कंडीशन, ठीक है, कि del u by del x should be equal to del v by del y and del u by del y should be equal to एक सेकेंड माइनस del v by del x, ठीक है। मैं एक एक करके यहाँ पे से पॉइंट्स की तरह लिख देता हूँ। फिर इफ एफ जेड ओके, फिर अपन ने पढ़ा कॉशी इंटीग्रल थ्योरम। कॉशी इंटीग्रल थ्योरम क्या कहता है? इफ एफ जेड इज एनालिटिक ओवर सी देन, या फिर चलो इसको ऐसे लिखते हैं, रखो, इफ एफ जेड इज एनालिटिक ओवर सी देन, सबसे पहले कॉशी इंटीग्रल थ्योरम। कॉशी इंटीग्रल थ्योरम कहती है कि इंटीग्रल इसका पूरे कॉन्टूर पे 0 आएगा। बी पॉइंट, कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला जो कि अंदर के किसी पॉइंट की वैल्यू तुम्हें बता देता है, एफ जेड नॉट इज 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल, बस क्या करना होता है, सिंगुलैरिटी पॉइंट वहाँ पे जोड़ देना होता है, ऐसे जेड माइनस जेड नॉट करके, ठीक है। ये तो कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला था। फिर अपन ने टेलर एंड लॉरेंट सीरीज पढ़ी। टेलर एंड लॉरेंट सीरीज में मैं सिर्फ लॉरेंट सीरीज टेलर सीरीज लिख देता हूँ। चलो पहले टेलर, टेलर में क्या था, किसी फंक्शन को किसी पॉइंट के अबाउट तुम एक्सपैंड कर सकते हो। कंडीशन ये है कि उसके अबाउट तुम्हारा फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए, ठीक है। लॉरेंट सीरीज, लॉरेंट सीरीज में तुम फंक्शन को इन जनरल ही एक्सपैंड मार देते हो ऐसे करके, ए एन जेड माइनस ए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। फिर तुमने पढ़ा कॉशी रेसिड्यू थ्योरम। कॉशी रेसिड्यू थ्योरम क्या कहता है कि अगर तुम्हारे पास अंदर सिंगुलर पॉइंट्स हैं, अंदर नॉन एनालिटिक पॉइंट्स हैं, तब क्या होता है, तब ये जो इंटीग्रल आएगा, ये जो लाइन इंटीग्रल आएगा, ये आ जाएगा 2 पाई इंटू सम ऑफ ऑल द रेसिड्यूज ऑफ एफ जेड। एट जेड इज इक्वल्स टू ए आई। ओ एक सेकेंड, रेसिड्यू एट जेड इक्वल्स टू ए आई वेयर आई गोज फ्रॉम 1 to n। इसका मतलब समझ गया ना कि रेसिड्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। हाँ, ये तो मैंने समझा ही दिया था, ठीक है। तो वैसे ये थ्योरम अपने आप में कॉशी इंटीग्रल थ्योरम लेके चलती है कि अगर सिंगुलर पॉइंट है ही नहीं तो रेसिड्यू आएगा ही नहीं, 0 आ जाएगा, तो तुम्हारे पास फिर से कॉशी इंटीग्रल थ्योरम आ जाएगी। कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला भी यहीं से आ जाता है, मतलब रेसिड्यू थ्योरम जो है वो तुम्हारी सब कुछ अपने अंदर कंटेन कर लेती है, इसलिए ये तुम्हारी मास्टर थ्योरम है, ठीक है। फिर लास्ट में मेथड्स ऑफ फाइंडिंग रेसिड्यू। मेथड ऑफ फाइंडिंग रेसिड्यू में अपने पास क्या था, एक ही फार्मूला आया अपने पास कि रेसिड्यू निकालने के लिए, या फिर मैं ऐसे लिख दूँ कि रेसिड्यू ऑफ अ फंक्शन एट सम पॉइंट ए is given by 1 by m minus 1 factorial limit z goes to a dm minus 1 dzm minus 1 of f z z minus a की पावर m, where m is order of pole। ये था पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस तुम्हारे लिए, उसकी समरी, ठीक है। अब फटाफट से क्वेश्चन करके इस लेक्चर को करते हैं समाप्त, ठीक है। अब जितना अपन ने पढ़ा आखिरकार उसको अप्लाई भी तो करें, ठीक है। मैंने क्या बोल के स्टार्ट किया था कि अपन इससे सॉल्व करेंगे इंटीग्रल्स, रियल वाले, असली वाले जो इंटीग्रल्स एक्चुअली में हम इंटीग्रेशन पढ़ते आ रहे हैं 12th में या कभी भी फर्स्ट ईयर में 12th में, वो अपन सॉल्व करेंगे जहाँ पे मुश्किल आती है अपने को, ठीक है। तो बड़ा एक सिंपल सा इंटीग्रेशन है जो तुम वैसे तो नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हो, बट अपन इसको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से सॉल्व करके देखेंगे। क्वेश्चन है ये, तुम इसको रियली इंटीग्रेट करके देख सकते हो, जो तुम्हें जैसे इंटीग्रेशन आता है उसे ट्राई करके देखो, ठीक है। लेकिन अभी अपन करके देखेंगे इसको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से।
ठीक है? पूरा तरीका जानेंगे कि कैसे कनेक्ट करें इस चीज़ को और मतलब कैसे क्या-क्या स्टेप्स क्या-क्या हैं ऐसे रियल क्वेश्चंस को इंटीग्रेट करने का। ठीक है? तो सबसे पहले आ गया तुम्हारे सामने एक सवाल कि तुम्हें एक फ़ंक्शन को करना है इंटीग्रेट और तुम्हें कुछ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आता है, तुम्हें कुछ थ्योरम्स आती हैं, इंटीग्रल थ्योरम, इंटीग्रल फार्मूला, रेसिड्यू थ्योरम। इसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करें कैसे? क्योंकि यहाँ तो कोई भी ऐसे आयोटा भी नहीं है या कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले तो तुम्हें बनानी है लिमिट्स, है ना? सबसे पहले लिमिट्स देखो और सबसे पहले फ़ंक्शन देखो। अगर तुम्हारे पास फ़ंक्शन ये ऐसे मैं ये भी ऐसे साइड में लिख देता हूँ, बक्सा बना के कि अगर तुम्हारे पास फ़ंक्शन कुछ साइन थीटा, कॉस थीटा का है, ऐसे 0 से 2 पाई, तब हमेशा यही करना है कि साइन थीटा को ले लेना ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा बाय 2i और कॉस थीटा को ले लेना ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा बाय 2। ये आया कैसे ये मैं बता दूंगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और तुम्हें जो कॉन्टूर लेना है वो कॉन्टूर लेना है तुम्हारा यूनिट सर्कल। अभी कैसे लेना है ये मैं सब बता रहा हूँ अभी अच्छे से, ऐसे डरना मत इस चीज़ से। सबसे पहले तो मुझे देखना है कि कॉस थीटा, पहले इस फंक्शन को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ अपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। मतलब सबसे पहले फंक्शंस को देखें, कुछ जेड लाएं कहीं ना कहीं से, देखें कैसे लाते हैं, और एक तो कॉन्टूर भी देखना है। सबसे पहले फंक्शन देखते हैं। तो मुझे क्या पता है, मेरे को इतना पता है कि ई की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और मुझे क्या पता है कि ई की पावर माइनस आयोटा थीटा क्या होता है, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। मुझे बस अभी तक इतना सा पता है। ठीक है? तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या बन गया, 2 कॉस थीटा, जिससे मेरे पास कॉस थीटा आ गया ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2, और ऐसे ही तुम साइन थीटा भी निकाल सकते हो। ठीक है? तो कॉस थीटा तो कन्वर्ट करना मैं जान गया। ठीक है? अगला काम करो, ये जो ई की पावर आयोटा थीटा है ना, इसको तुम ले लो जेड। ठीक है? इसको जेड लेते ही तुम्हें अपने आप पता लग गया कि ओके है तो ये सर्कल ही, ई की पावर आयोटा थीटा इज अ सर्कल, है ना? अगर मैं इसको प्लॉट करूँ तुम्हारे सामने कि ये मेरे पास बढ़िया से तुम्हारा आर्गन प्लेन है और मेरे को बोल रखा है जेड है सी की पावर आयोटा थीटा, और थीटा कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से 2 पाई। तो अगर 0 से 2 पाई जा रहा है तो बेसिकली थीटा एक सर्कल बना रहा है। अरे वाह क्या बढ़िया सर्कल बना है यार, थोड़ा सा ये सिमेट्रिकल है बट ठीक है इतना चलता है। तो ये दिस इज योर प्लॉट ऑफ जेड बराबर ई की पावर आयोटा थीटा। इतना तुम समझ गए होगे, इसलिए अपन यहाँ पे एक यूनिट सर्कल बनाते हैं। ठीक है? ये रेडियस बराबर 1 का एक सर्कल है। ठीक है? जेड को ई की पावर आयोटा थीटा बनते ही मेरा कॉन्टूर अपने आप बन गया। इतना समझ आया? मैंने बस कुछ नहीं किया, कॉस थीटा को मैंने ई की टर्म्स में लिख दिया, उसको मैंने जेड मान लिया, जो कि अपने आप एक सर्कल बन के आ गया। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब कॉस थीटा को ये लिया है तो सब्स्टिट्यूट भी करना पड़ेगा। अच्छा, क्या बेसिकली लिया क्या है मैंने इसको, ई की पावर आयोटा थीटा हो गया जेड, ई की पावर माइनस आयोटा थीटा हो गया 1/z, जिसको मैं लिख सकता हूँ जेड की पावर -1/2। इतना समझ आया? ठीक है? अब बस इसको कर दो तुम सब्स्टिट्यूट वहाँ पे। अच्छा, डी थीटा को भी करना पड़ेगा ना। हाँ, तो यहाँ से लिखो डी जेड क्या हो गया, आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा डी थीटा। अब ई की पावर आयोटा थीटा क्या है फिर से, जेड, तो डी जेड क्या हो गया, आयोटा जेड डी थीटा। यानी कि डी थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी जेड बाय आयोटा जेड। ठीक है? अब तुमने फंक्शन को भी जेड के टर्म्स में लिख दिया और डी थीटा को भी डी जेड के टर्म्स में लिख दिया, तो अब ये कन्वर्ट हो गया है तुम्हारा एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल में। आई होप तुम्हें इतना समझ आ गया होगा। ये काम तुम्हें हर ऐसे इंटीग्रल के लिए करना है, जो भी साइन थीटा कॉस थीटा का कोई भी इंटीग्रेशन होगा उसमें यही स्टेप अपनाने हैं। कॉस थीटा को किस इस तरीके से लिख देना है, साइन थीटा को ऐसे लिख देना है, मॉड जेड 1 ले लेना है, मतलब यहाँ पे ई की पावर आयोटा थीटा को जेड ले लेना। इसको मैं इनफैक्ट अच्छे से ही लिख देता हूँ, इसको ले लेना तुम जेड माइनस जेड इनवर्स 2i, मतलब ये एक्चुअली हाँ चलो ठीक है, और यहाँ पे जेड प्लस जेड इनवर्स बाय 2। ठीक है? ये जेड इनवर्स वैसे तो जेड वो था कॉन्जुगेट था, पर जेड इनवर्स के इक्वल है क्योंकि यहाँ पे मॉड जेड बराबर 1 है। ठीक है? ये तुम जनरल तरीका समझ गए। अब करते हैं इसको इंटीग्रेट, ज़्यादा बकबक ना करते हुए इंटीग्रेशन शुरू करते हैं।
तो मेरे पास इंटीग्रल अब क्या बन गया, मेरे पास इंटीग्रल कन्वर्ट हो गया अब एक कॉन्टूर इंटीग्रल में, जहाँ पे कॉन्टूर मेरा क्या है, मॉड जेड बराबर 1 वाला सर्कल। ठीक है, सर्कल इक्वेशन तुम जान गए हो। तो डी थीटा हो गया डी जेड बाई आयोटा जेड, और 5 माइनस 4 कॉस थीटा, तो वो बन गया 1/5 - 4 इंटू कॉस थीटा को मैंने क्या लिया है, जेड प्लस 1/z/2, जेड प्लस 1/z होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 से 4 कट गया 2, है ना। और अब आएगा मेरे पास डी जेड बाई आई जेड 1/5 माइनस 2z, फिर इसको भी निकाल ही लेते हैं आई थिंक। यहाँ पे क्या आएगा, चलो ऐसे ही लिख लेते हैं, एक सेकेंड। 5 माइनस 2z प्लस एक और माइनस आएगा -2/z। ठीक है, इतना समझ आया, आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, अब ये z को ओवरऑल मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हारे पास बन गया डी जेड बाई आयोटा जेड, ये वाला z ऊपर चला गया जो मैंने नीचे कॉमन ले लिया, यहाँ गया 5z माइनस 2z² माइनस 2, z से z कट गया, तो तुम्हारे पास बचा 1/आयोटा इंटीग्रल डी जेड, और यहाँ पे आया तुम्हारे पास 5z माइनस 2z² माइनस 2। अब फाइनली कन्वर्ट हो गया है पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल में। अब इसको अपने को सॉल्व करना है, जो अपने को थ्योरम से पता है उन सबको लगा के। ठीक है, करते हैं शुरू। बहुत लंबा काम भी नहीं है, सिंपल सा काम है। सबसे पहले तो जैसे ही कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करा, तुम सबसे पहले पता लगाओ उसके पोल्स। ये तुम्हारा सबसे पहला स्टेप होना चाहिए आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल। सबसे पहले पता लगाओ पोल्स, फाइंड पोल्स, नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं, इसके पोल्स, बेसिकली जहाँ पे फंक्शन जीरो हो रहा है। पोल्स का मतलब है जहाँ पे ये जीरो हो रहा है, इसका डिनोमिनेटर, मतलब जहाँ पे फंक्शन इन्फाइनाइट जा रहा है वो ढूंढना है तुम्हें। तो फंक्शन इन्फाइनाइट कहाँ जा रहा है, जहाँ पे इसका डिनोमिनेटर जीरो जा रहा है। सही बात है, तो ढूंढ लो। पोल्स ढूंढने के लिए 5z माइनस 2z² माइनस 2 को कर दो जीरो। ठीक है, फिर तुम्हारे पास आएगा 2z² माइनस 5z, अच्छे से फॉर्म में डाल देना यार एक। तो तुम्हारे पास मिला z इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4 अपॉन 2। तो बेसिकली 5 प्लस माइनस 3/2, तो z आ गया तुम्हारे पास, z आया यहाँ, तो तुम्हारे पास z आया 2 आया, हाफ आना चाहिए। एक सेकेंड, क्या मैंने कोई गलती तो नहीं करी? ओके, नीचे 2a आएगा ना, ओके, तो यहाँ पे 4 आएगा। हाँ ठीक है, तो अब तुम्हारे पास z आएगा या तो हाफ आएगा या 2 आएगा, बिल्कुल सही, तुम्हें दोनों पोल्स मिल गए। अब तुम्हें इसको उसके टर्म्स में लिखना है, पोल्स के टर्म्स में। तो मैं इसको करने के दो तरीके बताऊंगा। एक तो अपन करेंगे मेथड 1, अपन पहले इसको कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला से करते हैं। ठीक है, पहले तुमने पोल तो ढूंढ ही लिए हैं, पहले इसको उसके उसके फॉर्म में लिख देते हैं अपन इंटीग्रेशन को। तो इंटीग्रेशन तुम्हारा बन गया डी जेड बाई आई, और यहाँ पे अगर मैं यहाँ से ऐसे -2 कॉमन निकाल लूँ, ये माइनस मैंने यहाँ कॉमन निकाल लिया, 2 मैंने यहाँ कॉमन निकाल लिया, अब इसको मैं लिख सकता हूँ z माइनस हाफ z माइनस 2। इतना तुम समझ गए होगे, इसको तुम खोल के देख लो, वापस यही बन जाएगा। इतना फैक्टराइजेशन तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, तो अब ये सिंपली क्वेश्चन बन गया है। अब देख लो, ये दोनों तुम्हारे पोल्स हैं, z इज इक्वल्स टू हाफ एंड z इज इक्वल्स टू 2 आर पोल्स। पोल्स का मतलब है पॉइंट्स ऑफ नॉन एनालिटिसिटी। अपना कॉन्टूर क्या था, कॉन्टूर याद करो, कॉन्टूर था ये रेडियस 1 वाला। 2 वाला जो पॉइंट है वो लाई कर रहा है यहाँ, हाफ वाला पॉइंट कर रहा है यहाँ लाई। सही बात है, तो 2 वाला तो बाहर है, तो इससे मुझे मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैं लगाना चाहता हूँ ऐसा कॉची इंटीग्रल थ्योरम या फॉर्मूला। तो ये तो आ ही मेरे कॉन्टूर के अंदर नहीं रहा, तो इस पॉइंट से मुझे मतलब ही नहीं है। मेरा मेन फोकस रहेगा ये हाफ वाला पॉइंट। ठीक है, तो इस हाफ वाले पॉइंट पे फोकस करते हुए देखें, तो इसको कुछ कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं उस फॉर्म में। तो ये -1/2 आई तो मैं बाहर रख लेता हूँ, मेरा भी मेन फोकस ये इंटीग्रल है। तो ये इंटीग्रल है बेसिकली डी जेड, जेड माइनस हाफ,
जेड माइनस टू। अब मैं दिखाऊंगा अपने को करना क्या है। मैंने बोला कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला यूज़ करें। कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला क्या है? कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला है एफ जेड, मतलब 2 पाई आयोटा एफ जेड इज इंटीग्रल एफ जेड बाई जेड माइनस जेड नॉट। जेड नॉट वो वाला पॉइंट है जो कि तुम्हारा अंदर आता है, सही बात है। अब यहाँ पे कौन सा आ रहा है? ये वाला, यानी कि मुझे इतना सा पार्ट नीचे रखना है, बाकी सारा एफ जेड में चला जाएगा। ठीक है, समझे? नहीं समझे तो समझा देता हूँ। आई हो जाएगा -1/2i जो कि वही है। बाकी एफ जेड के अंदर मैं ये ले लेता हूँ 1/z-2 डी जेड, ये मेरा एफ जेड हो गया। और नीचे मेरा जेड माइनस जेड नॉट आ गया जो कि है जेड माइनस हाफ। इतना समझ आया? बहुत बढ़िया। तो आई मेरा बन गया -1/2i। यहाँ पे लगा दो कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला 2 पाई एफ जेड नॉट का मतलब क्या है? 1/, यहाँ पे जेड में जेड नॉट की वैल्यू डाल दो। जेड नॉट क्या है? ये तुम्हारा जेड नॉट है, दिख रहा है ना? ये जेड नॉट है और ये तुम्हारा एफ जेड है। ठीक है, एफ जेड क्या हो गया है यहाँ पे? 1/z-2। तो इसके अंदर तुम वैल्यू डाल दो इस जेड नॉट की, तो तुम्हारे पास क्या आ गया? ½ -2। ठीक है, दैट इज 1 - 4/2, दैट इज -3/2। तो तुम्हारे पास आया -1/2 आयोटा 2 पाई आयोटा, और यहाँ पे आ गया -3/2। 2 ऊपर चला गया, 2 से कट गया 2, माइनस माइनस प्लस, आयोटा से कट गया आयोटा। तो फाइनली तुम्हारे पास आंसर बच के आया 2π/3, विच इज़ योर फाइनल आंसर। तो अगर तुमने एक्चुअली रियल वाले तरीके से भी इंटीग्रेट कर दिया तब भी तुम्हारा यही आंसर आएगा। और ये काफ़ी सिंपल था। अगर तुम्हें लग रहा होगा ये बहुत लंबा मेथड है, पर तुम बार बार कर लोगे ना तो ये बहुत सिंपल है कि तुमने बस फंक्शन को एक बार जेड जेड के फॉर्म में डाल दिया, क्योंकि ये तरीका हमेशा काम करेगा। ये वो तरीका है ही नहीं जहाँ पे तुम्हें सोचना पड़े। ये एक्चुअली एक एल्गोरिज्म बन गया तुम्हारे इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एक बार रेसिड्यू वाले तरीके से भी करके देख लेते हैं। रेसिड्यू वाले तरीके से करो, कॉशी रेसिड्यू थ्योरम, ये मैं लिख देता हूँ मेथड 2। ठीक है, तो मेरा इंटीग्रल क्या बन गया था? -1/2 आयोटा डी जेड अपॉन, यही था ना? हाँ, जेड माइनस हाफ z-2। ये मेरा इंटीग्रल मैंने फैक्टराइज करके बना दिया था। अब अगेन पोल तो यहीं आ रहा है, ये तो वैसे भी बाहर ही है, तो मेरे को रेसिड्यू सिर्फ हाफ पे निकालना है। रेसिड्यू हाफ पे निकालना है, निकाल लो। वी नीड टू फाइंड रेसिड्यू ऑफ फंक्शन एट z इज इक्वल्स टू हाफ। फंक्शन अब यहाँ पे पूरा ये लेंगे, पूरा का पूरा। ठीक है, अब यहाँ पे ये 1/z-हाफ z-2 ये पूरा फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ 1/z-2 ही क्यों लिया? क्योंकि मेरे को नीचे z-z0 टाइप्स टर्म बनानी थी, इसलिए मैंने इसको अलग किया। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे एफ जेड बाई z-z0 में ये एफ जेड तो ये था, तो अपन ने उसको हटा क्यों दिया और यहाँ पे पूरा क्यों ले रहे हैं? तो ये इसलिए है क्योंकि कॉशी इंटीग्रल फार्मूला में अपने को ऐसी टाइप की टर्म चाहिए होती है, एफ जेड बाई z-z0। और कॉशी रेसिड्यू थ्योरम में अपने को पूरा का पूरा एफ जेड चाहिए। देखो ऐसे पूरा एफ जेड आता है वहाँ पे, दिस इज इक्वल टू 2πi रेसिड्यू। ठीक है, ये तुम्हारे पास थ्योरम्स है, इसलिए यहाँ पे अपन इस पूरे को एफ जेड ले रहे हैं। ठीक है, रेसिड्यू निकालो। सिंपल पोल दिख ही रहा है क्योंकि इसकी पावर सिर्फ 1 ही है, ये तो साफ साफ दिख ही रहा है कि z-हाफ की पावर सिंपली 1 है, तो ये सिंपल पोल है। अब तुम सोच रहे होगे लॉरेंट सीरीज करना पड़ेगा। नहीं नहीं, नहीं करना पड़ेगा। उसकी बस पावर देख लो, उसकी पावर 1 आ रही है, मतलब सिंपल पोल है। ठीक है, अगर यहाँ पे z-हाफ की पावर से 2 आ रही होती तो मैं को बोलता कि इसकी पावर 2 है, मतलब पोल ऑफ ऑर्डर 2 है, लेकिन पोल ऑफ ऑर्डर 2 नहीं है, पोल ऑफ ऑर्डर 1 ही है, क्योंकि इसकी सिंपली पावर 1 है। निकालो अब रेसिड्यू। उसके लिए अपन क्या करते थे? लिमिट z-a, ये फॉर्मूला हुआ करता था ना, एफ जेड, जेड गोज टू ए। ऐसे सिंपल पोल के लिए ऐसे रेसिड्यू निकालते हैं अपन, ये मैंने बताया था ऊपर a-1 निकालने के लिए। तो यहाँ पे z को a को पुट कर दो, यहाँ पे a ये है ना, दिस इज योर a। तो ये बन गया लिमिट z टेंड्स टू हाफ ऑफ z-हाफ इनटू एफ जेड क्या है मेरा? 1/z-हाफ z-2। तो z-हाफ से z-2 गया, इसमें बस हाफ की वैल्यू पुट कर दो, तुम्हारे पास आ जाएगा -2/3। तो रेसिड्यू निकल के आ गया मेरा -2/3। अब तुम लगा दो रेसिड्यू फॉर्मूला, तो -1/2i इंटीग्रल डी जेड, z-हाफ z-2
इज बेसिकली -1/2i इंटू 2 पाई इंटू -2/3, जो कि वही निकल के आ गया फाइनली। 2 से 2 गया, आयोटा से आयोटा गया, माइनस माइनस प्लस, एंड योर आंसर केम आउट टू बी अगेन 2 पाई/3। दोनों मेथड काम करेंगे, कॉची रेसिड्यू थ्योरम भी काम करेगा, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला भी काम करेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं अपन रियल इंटीग्रल्स को यूजिंग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। ऐसे कई तरीके के कॉन्टूर बन सकते हैं। तो कॉन्टूर कैसे बनाते हैं, इसके लिए हम एक अलग बढ़िया सा लेक्चर बनाएंगे। अभी के लिए धन्यवाद। अभी के लिए इस सीरीज़ को समाप्त करते हैं। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद। आगे हम शुरू करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स एंड फोरियर सीरीज़ की सीरीज़। बाय बाय।